देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अब इतनी पुरानी हो गई है कि पुरानी धुरानी हो गई है, वो अध्यक्ष पद का अखाड़ा सजाए हुए है। हमारे लिए सेवा पखवाड़े का आदर्श है, वहाँ अध्यक्ष पद के अखाड़े का आदर्श है। सेवा का भी संकल्प है और राम भी हमारे साथ हैं, और वहाँ उनका लाल दक्षिण में चल रहा है यात्रा करते हुए, और उत्तर में संघर्ष मेवा के लिए हो रहा है, यानी वो मेवा लाल हैं और हम सेवा राम हैं। उस जमाने में कबूतर छोड़े जाते थे, अब चीते छोड़े जा रहे हैं। अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। तो उसी प्रकार से मोदी जी ने आकर यह सिद्ध कर दिया, नाउ द एरा ऑफ इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। हम सब यहाँ सेवा पखवाड़े के जिस कार्यक्रम के संदर्भ में यहाँ एकत्र हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से प्रारंभ होकर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक के लिए 15 दिन का समय भाजपा ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और ये कितना उपयुक्त अवसर है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी के जन्म से यह शुरू होता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही सेवा कार्य में समर्पित किया, जिन्होंने संकल्प लेकर प्रचारक जीवन लिया, और इस संकल्प के साथ कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और जब ऐसे व्यक्ति का आप जन्मदिन मनाते हैं, जिन्होंने 8 वर्ष में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, तो ऐसा लगता है कि वह अपने आप से हमको यह प्रेरणा दे रहे हैं कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी। यह पखवाड़े का समापन होगा 2 अक्टूबर को। तो महात्मा गांधी जी का भी जीवन सेवा और त्याग का जो संदेश देता है, जिनका एक अत्यंत प्रिय भजन क्या था, वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीर पराई जाने दे। इसी बीच में हमारे संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन आता है, जिन्होंने अपने जीवन में अंत्योदय का संकल्प लिया था। उसी के बाद 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह जी का भी जन्मदिन आता है, जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत मां की वेदी पर अर्पित कर दिया था। तो मुझे लगता है कि यह 15 दिन का सेवा पखवाड़ा निश्चित रूप से राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पण का एक अभूतपूर्व संदेश देता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हम यहाँ सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, और देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अब इतनी पुरानी हो गई है कि पुरानी धुरानी हो गई है, वो अध्यक्ष पद का अखाड़ा सजाए हुए है, और वहाँ सारे के सारे पहलवान एक दूसरे से कुश्ती में लगे हुए हैं। ये अंतर है कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। हमारे लिए सेवा प्रमुख है, हमारे लिए सेवा पखवाड़े का आदर्श है, वहाँ अध्यक्ष पद के अखाड़े का आदर्श है। तो हम तो सेवा राम है, सेवा का भी संकल्प है, और राम भी हमारे साथ हैं, और वहाँ उनका लाल दक्षिण में चल रहा है यात्रा करते हुए, और उत्तर में संघर्ष मेवा के लिए हो रहा है, यानी वो मेवा लाल हैं और हम सेवा राम हैं। यह हमारे और उनकी सोच में एक जमीन आसमान का अंतर है। परंतु यदि हम आज के दिन को देखें, आज ही प्रधानमंत्री जी ने 5G को लॉन्च किया, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट में एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप है भारत के लिए, दुनिया के जो सबसे अग्रिम देश हैं। मगर इससे हमें एक चीज़ याद आती है। आज आप लोगों ने यदि सुना हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि हम मोबाइल के सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर हैं। मगर सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर हम 2014 से पहले भी थे मोबाइल हैंडसेट के। पर उस जमाने में हमारे यहाँ कितनी फैक्ट्री थी? 2। आज कितनी है? मोर देन 200। आज है 200 से ज़्यादा। यानी अब हम सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर भी हैं और सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं। और इतना बड़ा अंतर आया है कि मोबाइल हैंडसेट बनाने की दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है सैमसंग, उसका दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री आपके दिल्ली के पास नोएडा में है। और अब आपने देखा कि एप्पल और की जो फैक्ट्री है वो भी प्रोडक्शन भारत में शुरू हो गया है, और अगले वर्ष वो और ज़्यादा मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। इससे मुझे एक चीज़ ध्यान आती है। देखिए, जब भी टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ने की बात आती है तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद डिजिटल इंडिया के ऊपर जोर दिया।
एक डिजिटल रिवॉल्यूशन आई, जनधन आधार मोबाइल जैम की शुरुआत की। अगर आपको याद हो तो इस समय जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें भारत में इतनी भारी परिवर्तन हुआ है कि इस समय वो चाइना का डाटा एग्जैक्ट पता नहीं रहता, अन्यथा हम दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में से एक हो गए हैं जिनके द्वारा यूपीआई के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस होता है। इसका मतलब साइंटिफिकली एडवांस और प्रोग्रेसिव होने में हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कई मील के पत्थर हासिल किए। उदाहरण के लिए आपको याद हो 2019 का लोकसभा चुनाव था, अप्रैल का महीना था। आपको ध्यान हो उस समय एक बार मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री जी 12 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देने जा रहे हैं। सब लोग घबरा गए थे, पता नहीं अब कौन सा नोट बंद होने जा रहा है। मगर आप में से कितने लोगों को याद है कि उस दिन 12 बजे संदेश कौन सा दिया था पीएम ने? उन्होंने 12 बजे दिन में संदेश दिया था और यह दिया था कि अर्थ की जो लोअर ऑर्बिट है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको सफलतापूर्वक सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने की क्षमता भारत ने हासिल कर ली है। और यह क्षमता हासिल करने वाले हम दुनिया में सिर्फ चौथे देश हैं। और आप कहेंगे कि उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि अगर आपके ऊपर कोई आईसीबीएम छोड़ा जाए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो न्यूक्लियर वॉरहेड से हो, या वो कहीं एयर से छोड़ा जाए, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो मिसाइल की ट्रैजेक्टरी होती है उसमें वो स्पेस तक जाता है, फिर वो इंटर करता है। शायद आप में से बहुत से लोगों को पता हो, अगर आईसीबीएम छोड़ा जाए तो उसको लगभग 27-28 मिनट लगते हैं दुनिया के दूसरे हिस्से में जाके गिरने में। अब अगर आपके पास ये क्षमता है तो जैसे ही अर्थ के लोअर ऑर्बिट में आएगा तो आप उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्पेस में ही। आपके एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने से पहले ये क्षमता हासिल करना बहुत बड़ी तकनीकी दक्षता का काम है। अब आप देखिए, इसके अलावा हमने अपने राजनीतिक प्रचार में, याद करिए 2014 के चुनाव में ऑडियो ब्रिज हमने यूज किया था। इससे पहले किसी भी पार्टी ने अपने कम्युनिकेशन में ऑडियो ब्रिज को नहीं यूज किया था। एक साथ हम 20-20 हजार जगहों पे चाय पे चर्चा करते थे। आप याद करिए, मोदी जी ने 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के द्वारा भी रैलियां की थी। इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कैंपेन किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। मोदी जी के ज़माने में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया, और याद करिए जब हमारी पिछली सरकार थी अटल जी के ज़माने में आईटी रिवॉल्यूशन आया। हम आईटी के सुपर पावर उसी ज़माने में बने। अगर आपको याद हो तो सन 2004 या 5 में वेबसाइट बनाने वाली हम अपनी पहली पॉलिटिकल पार्टी बने थे जिसने अपनी वेबसाइट बनाई थी। इवन पुराने लोगों को याद होगा, ईमेल जब बिल्कुल नया नया था, ये 99-2000 की बात है, तो ईमेल का प्रयोग करने वाले भी हम सबसे पहले थे। और आपको याद हो जब अटल जी की भी सरकार आई थी तो 98 में सबसे पहले हमने आके पोखरण का विस्फोट किया था। ये मैंने आपको जानते क्यों बताया? ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था पृष्ठभूमि पहले से। एक बार मैं अमेरिका गया तो वहाँ पे वॉशिंगटन में एक थिंक टैंक है, और वहाँ जिस प्रकार के दुष्प्रचार हम लोगों के बारे में होते हैं, तो वो एक बहुत प्रतिष्ठित हैं, वो महिला बहुत बुजुर्ग हैं और वो अथॉरिटी मानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि यू पीपुल आर कंसीडर्ड राइट विंग हिंदू फंडामेंटलिस्ट पार्टी। तब मैंने उनको कुछ उदाहरण बताए कि इफ़ द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी ने जो 2007 में बोला था कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, दिस इज सेक्युलरिज्म एंड वी अपोज एंड वी बिकम कम्युनल। इफ एनी कैबिनेट मिनिस्टर सेज दैट ऑल दोज बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स जिनको INDT एक्ट को क्वैश करते समय 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया, हम उसका विरोध करते हैं तो वी बिकम कम्युनल। अगर हम ट्रिपल तलाक और हलाला हटाते हैं तो हम हो जाते हैं कम्युनल। एंड इफ दोज हु चैंपियन the provisions of Sharia in the constitution they become secular। तो उनको पहले विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने अपने किसी व्यक्ति से कहा, और खैर जितनी देर में हम लोगों ने चाय पी उतनी देर में उनके पर्सन ने आके, उनके स्टाफ ने आके उनको बताया कि हाँ ये बातें सही हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मनमोहन सिंह जी ने ये बोला था। अब तो नेट पे सब अवेलेबल रहता है ना, अगर आप चाहें तो 10-15 मिनट में चीज़ें सर्च हो सकती हैं। फिर मैंने उनको ये सारी बातें याद दिलाई। मैंने कहा टेक्नोलॉजिकली एडवांस के सारे स्टेप हमारे ज़माने में आए। जब हम सरकार में आते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम राइट विंग हिंदू फंडामेंटलिस्ट या रिग्रेसिव पार्टी नहीं है। वी आर टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ इंडिया, जो इस कंट्री को राइट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। इसलिए जो आज दुनिया में बड़ा बदलाव हो रहा है, अब आप अभी देखिए वैक्सीन के मामले में हमने सफलता के साथ सिर्फ वैक्सीन बनाई नहीं, 2 काम है। रिसर्च करके वैक्सीन बनाना एक चीज़,
उसके बाद उसका प्रोडक्शन दूसरी चीज, और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन। हमने 2 अरब वैक्सीन लगा दिए, यानी 1 अरब से अधिक लोगों को फुल 2 डोज वैक्सीन की लग गई। तमाम कितने ही लोग ऐसे कहते थे कि ये तो संभव ही नहीं है, मगर हमने संभव करके दिखाया। और आप देखिए सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जिस जमाने में शुरू हुआ था, कितने लोगों ने कहा था ये कभी हो ही नहीं सकता, वह भी करके दिखाया। जब 46 करोड़ जनधन अकाउंट खुलने की बात थी, कहा गया था ये 1 वर्ष में हो ही नहीं सकता, वो भी करके दिखाया था। इसीलिए हमने कहा ना कि मोदी जी इज एन एपिटोम ऑफ मिरेकल इटसेल्फ। उन्होंने एक नहीं अनेक मौकों पर यह करके दिखाया है कि किस प्रकार से हम देश को आगे ले जाने के लिए क्या कार्य कर सकते हैं। परंतु जब हम उस सोच के बदलाव की बात करते हैं तो एक और बदलाव आया है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस की हम बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो थे, हमारे साइंटिस्ट तो एडवांस थे। आपको याद हो हमारी सरकार आने से पहले चंद्रयान की बात हुई थी। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उस जमाने में भी बनती थी, पर हम चंद्रयान बना सकते थे और फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे। हम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे। ये बात तर्कसंगत लगती है क्या? ये हो ही नहीं सकता, इसका अर्थ हुआ कि हम बनाना नहीं चाहते थे, इसीलिए डिफेंस प्रोडक्शन हमने कभी शुरू ही नहीं किया। अब हो सकता है पूर्ववर्ती सरकारों के मन में पता नहीं क्या रहा हो कि खरीद फरोख्त होती रहेगी और उसके साथ जो कुछ और काम चलता है वो चलता रहेगा। परंतु हमारी सरकार आने के बाद आपने देखा कि अब हमारी एसॉल्ट राइफल्स भी बन रही हैं, डोमेस्टिकली बन रही हैं, पब्लिक सेक्टर में भी बन रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बन रही हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने अब बैलिस्टिक मिसाइल के एक्सपोर्ट करने वाले देश बन गए हैं। ब्रह्मोस भारत की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और फिलीपींस पहला देश बना है जिसने उसके लिए ऑर्डर बुक किया है। और मज़े की बात यह है कि 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर सरकार ने बनाए थे, एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। तो इस मिसाइल के हिस्से दोनों जगह बनेंगे। और हम तो चूंकि यूपी के रहने वाले हैं, तो मैंने कहा भाई एक ज़माना ये था कि यूपी में कट्टे बना करते थे और अब बैलिस्टिक मिसाइल बन के एक्सपोर्ट हो रही है। इतना बड़ा नज़ारा बदला, इतना बड़ा बदला हुआ नज़ारा किसी को नज़र ना आए तो फिर ये उसकी नज़र का फेर है, नज़ारे का कोई फेर नहीं है। अब एक बात और देखिए कि सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन करने से नहीं होता है। डिफेंस के लिए यह भी ज़रूरी है कि आपकी सेना को आप किस प्रकार का मानसिक संबल देते हैं। हमारी आर्मी में कोई कमी नहीं थी पहले भी, जिसको मैं एग्जाम्पल कोट करके बोल रहा हूँ। मैं टीवी में भी पहले इस बात को बोल चुका हूँ कई बार। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत की विजिट के में मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर यह लिखा कि 2008 में 26/11 का मुंबई हमला होने के बाद भारत की सेना पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पर उस समय की यूपीए सरकार ने उसे अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्हें लगा कि अगर कार्रवाई हुई तो इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ हो सकता है। यानी हमारी फौज में कोई कमी नहीं थी, इच्छा शक्ति में कमी थी। और आप देखिए जब हमारी सरकार आई तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो और चाहे बालाकोट हो, दोनों मौक़ों पर हमने सेना को पूरी छूट दी और सेना ने अपना शौर्य दिखाया। इसका कारण जानते क्या था? एक और कारण भी ये था कि 8 साल तक हमने, पहले 8 साल हैं इन 75 वर्षों में, जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और आप कहेंगे नहीं की तो क्या उखाड़ लिया? तो आपको बताएं, आपको याद है वो वीडियो शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो क्या बोल रहे हैं कि आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना 9 बजे के बाद इंडिया किसी भी समय अटैक कर देगा। और साहब ये तो 1971 में भी कभी नहीं सुनने को मिला कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर या आर्मी चीफ कहे कि उसके पैर कांप रहे थे। ये हमने हासिल किया और ये क्यों हासिल करने में सफल हुए यह भी आपको बताते हैं। आज़ादी के बाद लंबे समय तक हम एक ऐसे विचित्र देश बने रहे जो बड़े और ताकतवर थे, पर हम सिर्फ दुनिया से ये कहते रहे, अटल जी का दौर छोड़ दें तो हम दुनिया से ये कहते रहे कि छोटा और कमज़ोर हमें सता रहा। ऐसा आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। हमेशा जीतती हुई फौज कभी युद्ध विराम नहीं करती, हारती हुई फौज युद्ध विराम की गुहार लगाती। सन 48 में हम जीत रहे थे, हमने युद्ध विराम किया। कभी भी जो फौज जीत रही हो, जो देश जीत रहा हो, यूनाइटेड नेशंस में नहीं जाता। हम जीत रहे थे, बड़े थे, फौज हमारी जीत रही थी, हम यूनाइटेड नेशंस में चले गए।
और यूनाइटेड नेशंस में गए तो कब गए? 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बना है और अक्टूबर 47 में हम चले गए। बड़े बड़े लोग रिसर्च करके बता दें कि उससे पहले कौन सा मुद्दा गया था यूएन में। यूएन की कोई मान्यता नहीं थी, यूएन को लेजिटिमेसी हमने जाके दी उस जमाने में एक ऐसा दौर आया था जब चीते लुप्त हो गए थे देश में, बाघों की संख्या में बहुत कमी आ गई थी। और 2014 के बाद आपने देखा है, अब तो ये आंकड़ा जाके चेक भी कर लीजिए, 1.5 गुने से अधिक शेरों की संख्या बढ़ी है, चीतों की संख्या भी बढ़ी है। और उस जमाने में कबूतर छोड़े जाते थे, अब चीते छोड़े जाते हैं। तो इसलिए अब मैं तो आपको वो ज़माना इसलिए लग गया, मैं इसलिए कहता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पुराने लखनऊ में एक कहावत चलती थी, जो पुराने ज़माने की बात कहते हैं ना, हम अब गया अब ज़माना कभी लौट के नहीं आएगा, तो उसके लिए एक टिपिकल कहावत थी, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। तो उसी प्रकार से मोदी जी ने आकर यह सिद्ध कर दिया, नाउ द एरा ऑफ इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। अब कोई भी हमें हल्के में नहीं ले सकता। और इतना ही नहीं, याद करिए रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। बताइए पुतिन के सामने ये कहने का साहस दुनिया के किस राष्ट्राध्यक्ष में है कि वॉर से कोई सलूशन नहीं निकलेगा? याद करिए पुतिन के सामने बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम रशिया की गवर्नमेंट और यूक्रेन की गवर्नमेंट दोनों का धन्यवाद देते हैं। हमारे 20,000 से अधिक छात्र थे वहां पर और दोनों की फौजों ने हमें पैसेज प्रदान किया। दुनिया में किसी देश के साथ ऐसा नहीं हुआ। आज की स्थिति में अगर आप देखें तो अमेरिका हो या चाइना, दोनों से बात करने की हैसियत किसी की नहीं है जो मोदी जी की है। आप ये देखिए कि अगर अमेरिका बात करेगा तो उससे जेलेंस्की बात करेंगे, मगर पुतिन बात नहीं करेंगे। चाइना बात करेगा तो पुतिन बात कर लेंगे और यूक्रेन बात नहीं करेगा। पर मोदी जी से एक नहीं कई बार दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बात हुई। ये दर्शाता है कि हम डिप्लोमेसी में भी कहाँ तक पहुँचे। इसलिए अगर हमने कोई चीज़ दिखाई तो वो हमारी वास्तविक क्षमता थी, टेक्नोलॉजी से लेके गरीब व्यक्ति को समझाने से लेके। और अंततः एक बात और भी कह दूं, एक बड़ा परिवर्तन का उद्घोष प्रधानमंत्री जी ने इस 15 अगस्त को किया। उन्होंने कहा कि इस अमृत काल में, यानी जो 75वें वर्ष से 100वें वर्ष तक जाना है, आज़ादी के अमृत महोत्सव से 100वें वर्ष में, अमृत काल के उन्होंने 5 प्रण बताए थे। एक, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा, उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता के हर तत्व को दिमाग से निकालना है। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना है। और चौथा, सामूहिकता के साथ सबको मिलकर अपना कार्य करना है। और पांचवा, सबको अपना कर्तव्य समझना है।